हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम सभी लोग पढ़ रहे थे सिक्योरिटी मार्केट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सिक्योरिटी मार्केट को समझते हैं क्या है। कल हमने आपको यहीं पर छोड़ा था, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार क्या होते हैं, और द्वितीयक बाजार में बीएसई और एनएसई क्यू आप पढ़ने लगे थे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। बिना कोई समय गवाए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, टॉपिक है आपका सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। ओके, भारत में प्रतिभूति बाजार। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। कि वित्तीय बाजार का वह अंग जहां से शेयर, बॉन्ड या प्रतिभूति, डिबेंचर, हिंदी में भी इसी को आप डिबेंचर ही लिख सकते हैं, म्यूचुअल फंड इत्यादि के माध्यम से दीर्घ अवधि के लिए धन जुटाया जाता है या पूंजी की व्यवस्था की जाती है। इसे ही प्रतिभूति बाजार कहते हैं। और यह चूंकि पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं, कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं, तो यह पूंजी बाजार का अंग है। ठीक है ना। भारतीय प्रतिभूति बाजार के और भी कई संगठक हैं, कई घटक और हैं, जैसे सेबी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सेबी, ठीक है ना, जो इसका विनियामक है, रेगुलेटर। ओके, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। फिर इसी शेयर सूचकांक, शेयर इंडेक्स। ओके, इसके अलावा ब्रोकर्स, ये सब क्या हैं, सारे घटक हैं प्रतिभूति बाजार के। ओके, इसके अलावा कुछ और टर्म भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, इनकी भी चर्चा करेंगे। क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कल हमने एक टर्म की बात की थी। आप देखिए, जब बीएसई और एनएसई को स्टार्ट करना है, उससे पहले एक टर्म की बात की थी, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। इसी की टर्म की चर्चा की थी ना। ठीक है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। पिछला नोट सब अपना उठाइए और देखिए, इसकी चर्चा की थी। तो यहीं से शुरू करते हैं लेक्चर को। सब उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ गए होंगे। चलिए, प्राथमिक बाजार और प्राइमरी मार्केट। क्या होती है प्राथमिक बाजार या प्राइम? आप जानते हैं कि पूंजी को उगाहने के लिए
पूंजी को कलेक्ट करने के लिए दो प्रकार के बाजार होते हैं प्रतिभूति बाजार में, प्राथमिक मार्केट यानी कि प्राथमिक बाजार और दूसरा द्वितीयक बाजार। अब हम बात करेंगे प्राथमिक बाजार क्या होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक बाजार वह होते हैं जब पूंजी उगाहने वाला और टूल्स को खरीदने वाला, टूल कौन कौन है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, खरीदने वाला डायरेक्ट कंपनी से खरीद लेता है। समझ गए ना बात को, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो बाजार कौन सा होता है, प्राथमिक बाजार होता है। तो आप लिख लीजिए, अगर पूंजी उगाही वाला, इसका लैंग्वेज में लिख लीजिए, अगर पूंजी उगाही वाला या पूंजी उगाही के लिए किसी उपकरण कौन कौन से, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर इत्यादि, कोई भी हो सकता है, की बिक्री पूंजी उगाहने वाले द्वारा उपकरण खरीदने वाले को डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्षता होता है, तो उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। तो इसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। ओके, तो यहां तक समझ के प्राथमिक बाजार क्या होता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान द्वारा किसी कंपनी का शेयर सीधे कंपनी से खरीद लिया जाए, किसी व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन या संस्थान द्वारा किसी कंपनी का शेयर सीधे कंपनी से खरीद लिया जाए, तो ये किस बाजार का हिस्सा होगा, प्राथमिक बाजार का। ओके, कोई डाउट यहां तक। चलिए, अब द्वितीयक बाजार क्या होता है, जहां पर प्राथमिक बाजार के खरीदे हुए शेयरों का दोबारा से खरीद और बिक्री की प्रक्रिया होती है, वह बाजार द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आता है। कौन सा बाजार आता है, द्वितीयक बाजार। जहां प्रतिभूति बाजार का वह अंग जहां प्राथमिक शेयरधारक द्वारा शेयरों की आपस में खरीद बिक्री की जाती है, उस बाजार को उसे द्वितीयक बाजार कहते हैं। ओके, द्वितीयक बाजार कहते हैं। अब किसी भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो कहाँ से मिलता है, इसी मार्केट से मिलता है, द्वितीयक बाजार से मिलता है। तो लिख लीजिए, किसी भी प्रतिभूति बाजार में, किसी भी प्रतिभूति बाजार में
अधिकतम कारोबार द्वितीयक बाजार से ही प्राप्त होता है। ओके, समझ में आ गया आपको प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार क्या होता है। चलिए, अब बात कर रहे थे हम स्टॉक एक्सचेंज की, शुरू करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में ये ऐसे संस्थान होते हैं जो प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत जो घटक होते हैं, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि की खरीद बिक्री करने के लिए ये प्लेटफॉर्म होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इसको कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। तो प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए सुविधा के लिए प्रतिभूति बाजार में तरलता उत्पन्न करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं और ये द्वितीयक बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। स्टॉक का मूल्य निर्धारण करके यह निवेशकों तक सूचना भी पहुंचाता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन तक सूचना भी पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है, एक तो ये तरलता रखता है, लिक्विडिटी को मेंटेन रखता है। दूसरा ये इन्वेस्टर तक सूचना पहुंचाता है, सूचना पहुंचाता है। ठीक है ना। फिर ये नियम और उपनियमों के हिसाब से कार्य करता है ताकि जो शेयर मार्केट होता है या जो सिक्योरिटी मार्केट है, प्रतिभूति बाजार है जो, तो उसमें क्या होता है, विश्वसनीयता बनी रहे। किसके माध्यम से, नियम और उपनियम को फॉलो कराने से। ठीक है ना। फिर इसके अंतर्गत जो सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, उनके भी वर्तमान जो स्टॉक धारक होते हैं उनको सूचना प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको जैसे उनको कंपनी के शेयर का रेट क्या चल रहा है, उनको लाभांश कितना मिलना है, ठीक है, इस तरह की सूचना भी वो सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर धारकों को तक पहुंचाती है। ठीक है ना। फिर वर्तमान में क्या रुझान है इसकी भी चर्चा करती है। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बेल्जियम में हुई थी। आप कह सकते हो एंटवर्प शहर में। पहले ये नीदरलैंड का पार्ट था, बेल्जियम में हुई थी, एंटवर्प शहर में 1631 में, लिख लीजिएगा इसको। 1631 में विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 1773 में फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, है ना। फिर ऐसे आगे बीएसई की स्थापना हुई, है ना। बीएसई को पहले कहा जाता था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता था, इसको द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम, इस नाम से जाना जाता था। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1870 में, 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया आपने। विश्व के 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज, 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज। ओके, विश्व के अगर 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे पूंजीकरण के हिसाब से, तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या लिख दें कंप्लीट। स्टॉक, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लिख लीजिए इसको। सेकंड नंबर पर दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है नैस्डैक। नैस्डैक, ठीक है, ये भी यूएसए का ही है। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। टोक्यो भी हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी ओलंपिक्स हुए हैं। थर्ड सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो फिर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और पांचवा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 5 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में भारत का भी स्टॉक एक्सचेंज शामिल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए अब एक एक करके स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं और कैसे कैसे ये आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बीएसई, एनएसई को समझते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए देखिए, भारत में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय एक्सचेंज काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, और लगभग ऐसे ही 19 प्रादेशिक स्तर के यानी कि राज्य स्तर के स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि अभी एक हाल ही में घटना हुई थी कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज को लेकर, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज को, इसका मामला अभी सेबी के अंडर विचाराधीन है। ठीक है ना, कि फिलहाल इसकी मान्यता रखी जाए या इसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको पूरा नाम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएसई इंडिया लिमिटेड, IL। ठीक है ना, एनएसई। इसकी स्थापना 1992 में, बहुत महत्वपूर्ण है ये, फेरवानी समिति, फेरवानी, सॉरी नॉट फेरवारी, ओके, फेरवानी फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। एनएसई की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई थी और इसका प्रमोटर है यानी कि प्रवर्तक IDBI है, IDBI है। प्रवर्तक कौन है इसका? IDBI है।
बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो 1991 के रिफॉर्म के बाद की गई थी। एक राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत महसूस की गई, ठीक है ना, तो इसकी स्थापना कर दी गई। इसकी स्थापना एक कंपनी के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना एक कंपनी के रूप में हुई, ना कि दलालों के संघ के रूप में, ब्रोकर्स के संघ के रूप में। ओके। और इसकी एक खासियत थी कि पहले दिन से ही इसने क्या किया था, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। ठीक है। फिर जब इसने ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी तो फिर बीएसई पर इसका बड़ा खराब असर पड़ा, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। तो इसने भी फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की, उसके लिए उसने बोल्ट बनाया। ठीक है, इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, बोल्ट, बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, क्या बनाया, बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, ये बनाया। अब बीएसई की बात करते हैं तो ये पता है भारत का सबसे प्रथम यानी पुराना प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है ये, ठीक है ना। 2002 तक यह प्रादेशिक रहा, प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज रहा, और इसके बाद 2002 में ही इसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। ओके, इसको राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में परिवर्तित कर दिया गया। और भारत का लगभग 75% जो प्रतिभूति बाजार का भारत में 75% आज भी बीएसई के माध्यम से ही होता है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होता है। और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी ये है, बीएसई। ठीक है ना। इसके अलावा बीएसई से संबद्ध कुछ शेयर सूचकांक हैं, जिनकी जो महत्वपूर्ण शेयर सूचकांक हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जो 4 हैं बेसिकली। पहला महत्वपूर्ण शेयर सूचकांक है सेंसेक्स। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत बार आप सेंसेक्स को सुनते होंगे, तो कई बार कंफ्यूजन रहता होगा ये सेंसेक्स क्या है। समझिए सेंसेक्स क्या है। देखिए, सेंसेक्स बीएसई का यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सेंसिटिव संवेदी सूचकांक है, संवेदी सूचकांक है। इसमें जितनी भी कंपनियां अधिसूचित हैं, अधिसूचित कंपनियों में से 30 कंपनियों को यह क्या करता है, दर्शाता है। 30 महत्वपूर्ण कंपनियों को दर्शाता है जो कि बहुत सेंसिटिव होती हैं। 30 का सूचकांक या 30 कंपनियों का सूचकांक है, ठीक है ना। तो सेंसेक्स क्या है, 30 बड़ी जो सेंसिटिव कंपनियां हैं उनका सूचकांक है। और बेसिकली ये जो कंपनियां हैं ये औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं, औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है ना। इसे भारतीय शेयर बाजार का या प्रतिभूति बाजार का आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सूचकांक माना जाता है। माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा है बीएसई 200,
मतलब इसमें 200 अनुसूचित कंपनियों में से 200 महत्वपूर्ण कंपनियों के स्टॉक मतलब जो सूची होती है वो इसमें शामिल होती हैं। उसमें वो 30 कंपनियां भी शामिल होती हैं जो आप सेंसेक्स में रहती हैं, वो सेंसिटिव अलग रहता है। इन 200 कंपनियों में वो भी 30 कंपनियां शामिल रहती हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित कंपनियों में से 200 कंपनियों का एक अपेक्षाकृत बड़ा सूचकांक होता है। इसका दायरा सेंसेक्स से बड़ा होता है। ओके, अच्छा, इसी के लिए विदेशी जो निवेशक आते हैं उन्हीं की सुविधा के लिए इसका अमेरिकी डॉलर में भी रूपांतरण किया जाता है, जिसे डॉलेक्स कहते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे, डॉलेक्स कहते हैं, ठीक है ना, BSE 200 में। फिर इसका थर्ड सूचकांक है BSE 500। इसमें 500 कंपनियों को शामिल किया जाता है। BSE 500, ओके। इसके द्वारा क्या होता है, इसे बेसिकली 99 से शुरू किया गया है, 1999 से, और इसमें 500 शेयर सूचकांक को, मतलब जो कंपनियां होती हैं शेयर सूचकांक में, उनको शामिल कर दिया जाता है। और ये BSE का सबसे बड़ा आधार वाला सूचकांक है, सबसे बड़ा सूचकांक यही है, ठीक है ना, BSE 500। और चौथा सूचकांक है उसका राष्ट्रीय सूचकांक। राष्ट्रीय सूचकांक मतलब नेशनल इंडेक्स, ठीक है ना। तो इसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। और इसमें क्या होता है, सेंसेक्स का जो से होता क्या है कि 30 कंपनियां होती हैं, तो अब हमें एक बड़े सूचकांक की ज़रूरत होती है, तो इसमें लगभग 100 कंपनियों को, ऐसी महत्वपूर्ण कंपनियों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें भी हालांकि वो 30 कंपनियां शामिल रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं वो भी इसमें शामिल रहती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका BSE और उसके चारों सूचकांक, ठीक है। चलिए अब और नया कोई एक और सूचकांक की बात करते हैं। तीसरा सूचकांक है जो शेयर मार्केट है, BSE और NSE और BSE के बाद OTCEI, ओके, इसको कहते हैं ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, OTC। इसका परिचालन कब शुरू किया गया, वैसे इसकी स्थापना हो गई थी 1989 में स्थापना, और परिचालन हुआ इसका 1992 से। ये भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है। OTCEI भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है, ओके। मतलब कि कह सकते हो कि आप कि पहला कागज रहित, पहला कागज रहित शेयर मार्केट, शेयर कारोबार। यहां पर पेपरलेस ट्रेडिंग होती है, शेयर ट्रेडिंग होती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, पूरा पेपरलेस है, कंप्यूटरीकृत है, तो पैसे के लेन देन में कोई देरी नहीं होगी, कोई विलंब नहीं होगा, कई प्रकार की जो धोखाधड़ियाँ होती थी उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, फिर जो छोटी कंपनियाँ होती थी उनके लिए भी शेयर बाजार में पारदर्शिता आ पाएगी। कैसे पारदर्शिता आ पाएगी, अब जो छोटी कंपनियाँ जिनके पास पूंजी छोटी है, मतलब कि समझिए 30 लाख से लेकर, और छोटी कंपनियों में इसमें 30 लाख से लेकर 25 करोड़ तक की जो कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए जो उनको शेयर बाजार मार्केट से जोड़ने के लिए उनके संबंधित धोखाधड़ी ना हो पाए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इत्यादियों की जो उद्देश्यों की पूर्ति थी वो ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पूरी कर दी थी। ठीक है ना, तो ये पूरी तरीके से कैसा है, कंप्यूटरीकृत है। और यहाँ पर कमीशन फिक्स होता है, कमीशन फिक्स होता है। ओके, कमीशन फिक्स होता है। चौथे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। ISE, ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो 15 प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इनको प्लेटफॉर्म या फ्लोर देता है जो अपेक्षाकृत कम कारोबार कर पाने में सक्षम होते हैं, जो प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ताकि उनको एक बड़े बाजार तक उनको पहुंच को सुविधा या उनको सुविधाजनक तरीके से उनको बड़े बाजार तक पहुंचाया जा सके। ये भी पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम इंडोनेक्स्ट की। पांचवा बड़ा शेयर मार्केट है इंडोनेक्स्ट। ये भी छोटी कंपनियों की तरलता को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, छोटी कंपनियों की तरलता को प्रोत्साहित करने के लिए। ओके, 2005 में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस फिसे, मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस, ये फेडरेशन है इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस का। फिसे और BSE के द्वारा सन 2005 में इसको बनाया गया। फिसे क्या करता है, जो 18 प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और स्टॉक एक्सचेंज है, एक सेकेंड, जिसको हम SME एक्सचेंज कहते हैं। ये छठा स्टॉक एक्सचेंज है,
SME एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं BSE SME एंड इमर्ज। ये भी आप कह सकते हैं। बेसिकली ये छोटे और मझोले उपक्रमों को सम्मिलित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। ये बेसिकली छोटे और मझोले उद्योगों को एक डेडिकेटेड स्टॉक एक्सचेंज है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए स्थापना 2012 में हुआ और इसका मूल कारण था कि इन उपक्रमों के साथ इनका जो शेयर बाजार था, छोटे और जो मीडियम और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे, उनका जो शेयर मार्केट था या शेयर कारोबार था वो घट रहा था। तो माना जाता था कि जो बड़े उपक्रम हैं उनके साथ देश के जो मुख्य एक्सचेंज हैं उसमें अधिसूचित होने के कारण इनके शेयर कारोबार पर नज़र नहीं जाती है। तो उसको अलग से डिफाइन करने के लिए BSE SME और इमर्ज बनाए गए हैं, ठीक है। विश्व के और देशों में भी इस प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं जिन्हें अलग अलग व्यवस्थाओं के नाम में अलग अलग नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। जैसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट, ठीक है, या ग्रोथ इंटरप्राइजेज मार्केट, इस प्रकार के नाम भी अलग अलग देशों में अलग अलग दिए गए हैं। तो ये 6 स्टॉक एक्सचेंजों की बात आपने कर ली है, ठीक है ना। अब लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं या कुछ रोल प्लेयर होते हैं जो इन जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें अपनी भूमिका रखते हैं। जैसे सुना होगा आपने ब्रोकर्स, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। ब्रोकर कौन होता है, लिख लीजिए, प्लेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ओके। तो चलिए ब्रोकर समझ लेते हैं कौन होता है। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य होता है, लिख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज का पंजीकृत सदस्य होता है जो अपने क्लाइंट या ग्राहक की ओर से क्लाइंट या ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति की खरीद या बिक्री करता है, खरीद या बिक्री करता है। ठीक है। दूसरा ब्रोकर की तरह होते हैं जॉबर कह सकते हैं आप, जॉबर या आढ़ती भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये कौन लोग होते हैं, चलिए समझते हैं। ये भी ब्रोकर ही होते हैं लेकिन ये ब्रोकर के ब्रोकर होते हैं। क्या होते हैं ये जॉबर
ब्रोकर के ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर के ब्रोकर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे ब्रोकर के, जिसके लिए ये ब्रोकरी करते हैं, दूसरे ब्रोकरों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं या जरूरतों को पूरा करने में विशेषज्ञ होते हैं, पूरा करने में विशेषज्ञ होते हैं। इसका मतलब क्या है, ब्रोकर के ब्रोकर हैं तो इनका निवेशकों से सीधा कोई संबंध नहीं होता है, इन्वेस्टर्स से, निवेशकों से इनका सीधा कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। ओके, इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे मार्केट मेकर। तो मार्केट मेकर इनको जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में क्या कहा जाता है, मार्केट मेकर कहा जाता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में क्या कहा जाता है इन जॉबर को, मार्केट मेकर। ओके, ऐसे ही जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ इनको स्पेशलिस्ट कहा जाता है ना। तो इनका अलग अलग है। अब जॉबर्स को क्या किया है, बीएसई ने इनको क्या कर दिया है, मतलब कि इनको रखना ही होता है, अनिवार्य कर दिया है। जो कर दिया है कि 3 करोड़ से ऊपर की जो शेयर पूंजी वाली जो हर कंपनी को अपने यहाँ जॉबर रखना पड़ेगा, ठीक है ना, अनिवार्य कर दिया है। ठीक, चलिए अब इसके अलावा एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट में काम करता है। 2013 से एमसीएक्स एसएक्स ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक बात करेंगे तो 3 बड़े स्टॉक एक्सचेंज भारत में इस समय, बड़े स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करेंगे, पहला एनएसई, दूसरा बीएसई और तीसरा एमसीएस एसएक्स। ओके, ये 3 बड़े स्टॉक एक्सचेंज भारत में कार्यरत हैं। अब बात करते हैं एक और टर्म की, बुल एंड बियर। ठीक है ना, कई बार आप स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो एक बैल बना रहता है, उसमें दिखाया जाता है। ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं तेजड़िया और इसको हिंदी में कहते हैं मंदड़िया। ठीक है ना, तो ये ऐसे निवेशक होते हैं बुल, जो शेयर मूल्य की वृद्धि की प्रत्याशा देखते हैं और उन्हें खरीद लेते हैं। मतलब कि शेयर मूल्य में बढ़ोतरी होगी ऐसा समझकर ये शेयर मार्केट को बढ़ाने के पर्पज से ये क्या करते हैं कि प्रतिभूतियों को खरीदते रहते हैं। ठीक है ना, शेयर मार्केट को बढ़ाने की प्रत्याशा को लेकर, ठीक है ना, मूल्य वृद्धि को लेकर। तो बुल कैसे निवेशक होते हैं, ऐसे निवेशक या ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे निवेशक जो शेयर यानी कि प्रतिभूति की मूल्य वृद्धि, वो सोचते हैं कि आज 10 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं तो कल ये 15 रुपए का हो जाएगा, आज 15 रुपए का खरीद रहे हैं तो कल वो 20 रुपए का हो जाएगा। तो ये प्रत्याशा है उनकी कि शेयर की मूल्य वृद्धि की प्रत्याशा में इन्हें खरीदते हैं कि बाजार बढ़ेगा। ठीक है ना, लेकिन बियर्स क्या करते हैं, मंदड़िया क्या करते हैं, ऐसे निवेशक
जो मूल्य घटने की प्रत्याशा में शेयर को बेचते हैं। ऐसे निवेशक जो मूल्य घटने की प्रत्याशा में शेयर बेचते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मंदड़िया। ठीक है। अब अगर बुल की बात करोगे, तेजड़िया की, तो जैसे आपने हर्षद मेहता घोटाला सुना होगा, इसको बिग बुल कहा जाता है। ये घोटाला ऐसे ही था, ठीक है ना। हर्षद मेहता घोटाला 1992, बिग बुल कहा जाता है इसको। इन्होंने क्या किया था कि मार्केट में शेयर के भाव बढ़ने की प्रत्याशा में इन्होंने शेयर को खरीदना शुरू किया और अचानक से इन्होंने पूरी मार्केट को डंप कर दिया जब इन्होंने सारे शेयर्स को बेच दिया। ओके। इसके बाद हुआ था केतन पारिख घोटाला। केतन पारिख घोटाला 1997-98 में। ओके। क्यों? क्योंकि उस समय होता था रोलिंग सेटलमेंट, ऑनलाइन हुआ नहीं था बीएसई। तो रोलिंग सेटलमेंट में क्या होता था, 1 वीक का समय लग जाता था रोलिंग। अब ये टर्मोलॉजी हमारे लिए कोई काम की नहीं रह गई, तो इसमें लगभग 1 वीक का समय लग जाता था। ठीक है ना। मतलब कि इसके बाद धीरे धीरे और सुधार हुआ, तो ट्रेडिंग डे से लेकर, जो ट्रेडिंग डे होता था उससे लेकर +2 डेज कर लीजिए या फिर 7 डेज। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जब तक पैसा आता था, समझ रहे, जब तक ऑनलाइन नहीं हुआ तब तो वर्चुअल तुरंत हो जाता है ट्रांसफ़र। तो जब तक पैसा या ड्राफ्ट या चेक्स आती थी तब तक क्या होता था कि कई बार शेयर्स को घटाया, बढ़ाया या बेचा जा सकता था। तो ये जो घोटाले थे वो बेसिकली क्या थे कि जब तक जो प्रतिभूति बाजार था वो हमारा ऑनलाइन नहीं आया था। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेबी की। कोई डाउट यहां तक किसी को? भारतीय प्रतिभूति बाजार में जो सेबी है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है सेबी का फुल फॉर्म। इसे 1988 में बनाया गया था, 12 अप्रैल को। ठीक है ना। एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा, सरकारी प्रस्ताव के द्वारा। फिर इसे 1992 में सेबी अधिनियम के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया। सेबी अधिनियम बनाया गया जिसके माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है ना। शुरुआत में इसकी पेडअप कैपिटल, आपने पढ़ा था ये टर्मोलॉजी पेडअप कैपिटल की, तो ये जो इसका पेडअप कैपिटल है वो 50 करोड़ रुपए है, इसका जो पेडअप कैपिटल है। और इसके जो प्रवर्तक बैंक हैं वो हैं IDBI, IFCI एंड ICICI। ये इसके प्रवर्तक बैंक हैं जिन्होंने इसको पूंजी उपलब्ध कराई है। ठीक है। क्या कार्य हैं सेबी के, ये समझ लेते हैं। 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं सेबी के, फंक्शंस। ठीक है। पहला कार्य पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना। किनका? जो भी महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं, मर्चेंट बैंक हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं
या जो म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, फिर रजिस्ट्रार हैं, दलाल हैं, ब्रोकर्स जिनको आप कहते हैं, या सब ब्रोकर्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? सबका रजिस्ट्रेशन सेबी के अंतर्गत होता है। दूसरा, शुल्कों की वसूली करना। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसके लिए शेयर जारी करने वाली जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, जो भी उनका इशू प्राइस होगा, ठीक है, तो उसका 1% उनको सेबी के पास क्या करना पड़ेगा? बतौर जमानत रखना पड़ता है, तब वो अपने शेयर्स को लॉन्च कर पाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है तो उसको अपने जो भी आईपीओ ला रही है या जो भी शेयर मार्केट में वो अपने शेयर लॉन्च करना चाहती, जो भी उसका इशू प्राइस है उसका 1% उसको जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है। ठीक है। और सेबी कहता है कि जिस स्टॉक एक्सचेंज में आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, आप उसी स्टॉक एक्सचेंज में उसको जमा करिए। आप बीएसई में लॉन्च कर रहे हैं, आप बीएसई में जमा करिए। एनएसई में लॉन्च कर रहे हैं, एनएसई में जमा करिए। ठीक है। एमसीएक्स में लॉन्च कर रहे हैं, आप एमसीएक्स में जमा करिए। ठीक है। वो सेबी अपने पास जमा नहीं करती है। फिर निवेशक जो होते हैं उनको शिक्षित करना। निवेशकों को शिक्षित करना। फोर्थ इसका काम है सेबी का कि जो भी कंपनियां या जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो मीडिएटर्स हैं उनकी जांच करना और उनका लेखा परीक्षण करना। मध्यस्थों की जांच करना एवं उनका लेखा परीक्षण करना। पांचवा है कि ऐसे अन्य कार्य जो समय समय पर सौंपे जाते हैं उनका भी निष्पादन करना। जो भी कार्य सेबी को बाद में अलग से सौंपे जाएं तो उन कार्यों का निष्पादन करना, उन कार्यों का निष्पादन करना जिन्हें समय समय पर सौंपा जाए। ओके। जिन्हें समय समय पर सौंपा जाए। तो ये हो गई हमारी सेबी की बात। ये क्या करता है? ये प्रतिभूति बाजार का नियामक है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 1992 में, ये सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 1992 में इसको सेबी अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बना दिया गया। मतलब इसकी गैर संवैधानिक के निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, फिर इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसके प्रवर्तक IDBI, IFCI और ICICI हैं। इसके कार्य हमने आपको 5 बता दिए। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। फिर हमने एक बात की थी डॉलेक्स की, ठीक है ना, डॉलर इंडेक्स। इसको यहीं समझ लेते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप? डॉलर इंडेक्स। क्या कह सकते हैं? डॉलर इंडेक्स। ये BSE 200 सूचकांक का डॉलर मूल्य सूचकांक है। डॉलर मूल्य सूचकांक है। यहां शेयर मूल्यों को डॉलर में लिया जाता है। क्या किया जाता है? यहां शेयर मूल्यों को डॉलर में लिया जाता है। ठीक है। क्यों किया जाता है ऐसा? कि जब विदेशी निवेशक थे वो जब भारत में आने लगे, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें ये डॉलर्स का जो प्रावधान था वो लाना पड़ा। यानी कि क्यों का जवाब क्या है? विदेशी निवेशक
भारत आने लगे। समझ गए? ठीक है। अब जैसे विदेशी निवेशक जब भारत आता है तो देखिए उसको दो चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। डॉलर का एक तो चेंज होता है, रुपए का चेंज डॉलर में होता है, तो यानी कि एक्सचेंज रेट का उसको बहुत फ़र्क पड़ता है, एक्सचेंज रेट का फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। और दूसरा शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव भी रहता है। तो अब अगर इन चीज़ों में हम स्टेबिलिटी दे देंगे तो फिर हमारे यहाँ जो विदेशी निवेशक है वो भी आने लगेगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है अमेरिका से $1000 लेकर भारत आया, ठीक है ना, और इस समय $1 का जो मूल्य है वो कितना है, 40 रुपये है। तो उसके पास कितने हो गए, 40,000 रुपये हो गए, ठीक है ना। तो उसने इनको क्या किया, शेयर में निवेश कर दिया। किस में निवेश कर दिया, शेयर में निवेश कर दिया। ठीक है। फिर मान लीजिए इसी बीच क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट हो गया $1 इज इक्वल टू 50 रुपये। तो उसका तो बिना कुछ किए ही क्या हो गए, 50,000 रुपये हो गए। समझ रहे हो ना। तो उसका जो अब शेयर खरीदने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए होगा, 50,000 रुपये चाहिए होगा। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ शेयर में और इधर इसका एक्सचेंज रेट बदल गया, तो फिर क्या होगा कि उसका तो सब कुछ बराबर हो गया, निवेश और उसका फायदा क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो फिर वो क्यों भारत में पैसा लगाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें निवेश वो तब करेगा जब भारत में रुपए को एक निश्चित सीमा तक क्या किया जाए, बांध के रखा जाए, उसको एक निश्चित सीमा से नीचे या ऊपर ना जाने दिया जाए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ज़्यादा नीचे चला गया, मान लीजिए $1 बराबर 32 रुपया हो गया, तो उसका फ़ायदा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको डबल फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर क्या करना होता है, हमें रुपए को स्थिर रखना होता है, डॉलर्स में तभी पैसा आएगा। रखना होगा ताकि बाजार स्थिर रहे, ताकि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति कम रहे। ओके। तो ये हो गया जो है डॉलर्स। इसके बाद एक टर्म है एम कैप। एम कैप, इसको कह सकते हैं आप मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब किसी कंपनी द्वारा, आप कह सकते हैं किसी कंपनी द्वारा बाजार पूंजीकरण। उस कंपनी का बाजार पूंजीकरण क्या है, यानी कि इससे जो एम कैप होता है, इससे कंपनी की स्थिति का पता चलता है, कंपनी की कंडीशन का यानी स्थिति का पता चलता है। ठीक है ना। या मार्केट कैपिटलिज्म कैसे, ये जो एम कैप है ये और कैसे पता चलेगा, सेहत कैसे पता चलेगी, स्थिति कैसे पता चलेगी कि कंपनी के द्वारा जारी किए गए शेयरों का बाजार मूल्य क्या है, बाजार मूल्य क्या है। इससे हमें कंपनी की स्थिति का पता चलता है और यही कंपनी का बाजार पूंजीकरण होता है। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आपका वीडियो कैसे लगा, इसके आगे की जो पढ़ाई है वो हम कल स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग, ये पूरा नया टॉपिक होगा हमारा, ठीक है ना। चूँकि ये बहुत कम समय में नहीं खत्म हो पाएगा, इस वजह से इसको नए क्लास से स्टार्ट करेंगे, कमोडिटी ट्रेडिंग को, वस्तु व्यापार, और कुछ अन्य टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।